हेलो बच्चों, मैं दीपक सिंह आईआईटी कानपुर से मास्टर्स स्टूडेंट। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स का लेक्चर नंबर 3 तक कंप्लीट किया था। ये 4th लेक्चर है और 3 तक में हमने थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। उसका पार्ट बचा था SN1 SN2 के बारे में, बस मैंने इंट्रोड्यूस किया था, कुछ खास नहीं बताया था। तो आज हम शुरू कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये 2 तरीके का होता है, मतलब होता तो और भी है पर आपके सिलेबस में बस 2 ही है, तो आपको बस इसी पे फोकस करना है, SN1 एंड SN2। SN1 को हमने बताया था, इसका नाम है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। और SN2 का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमोलिकुलर रिएक्शन। SN1 SN2 में ये 1 और 2 ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वही इंपॉर्टेंट है। ये 1 का मतलब है यूनिमोलिकुलर और ये 2 का मतलब है बाईमोलिकुलर। ये क्या है, तो जब हम डिटेल में अब पढ़ेंगे तब हम आपको बताएंगे कि क्या होता है असल में ये। जैसे पहला हम शुरू कर रहे हैं SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन क्या होता है? SN1 रिएक्शन, तो 1 का मतलब है यूनिमोलिकुलर का क्या, कि लेट सपोज ये न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, और ये हमारा कार्बन और ये यहाँ पे कोई हैलोजन, लेट सपोज हम यहाँ पे Br ले लेते हैं और ये एक ग्रुप लगे। इसका मतलब आपको बता दे रहा हूँ, ये डैश का मतलब है कि ये बोर्ड के अंदर जा रहा, ये डार्क का मतलब है कि ये बोर्ड से बाहर की तरफ निकल रहा है, और ये दोनों जो लाइन है इनका मतलब कि ये बोर्ड के प्लेन में है। ये जो बोर्ड है इनके प्लेन में है, ये दोनों। डैश का मतलब अंदर जा रहा और ये डार्क का मतलब कि बाहर आ रहा। अब ये रिएक्शन कैसे होता है, तो ये मैंने आपको बताया था कि ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा, इसको निकाल देगा। तो ये हमेशा C और इधर से ये आपका जुड़ गया न्यूक्लियोफाइल, और जो Br माइनस है वो बाहर चला गया। अब क्या मतलब है इसका? 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन ये है कि ये इस पे अटैक करे पीछे से, तब इसको निकाले। दूसरा कंडीशन ये है कि ये पहले ही भाग जाए और तब ये आके लगे। तो SN1 में ये पहले भाग जाता है, मतलब कि क्या है, ये है दिस इज ए 2 स्टेप रिएक्शन। इट इज अ 2 स्टेप रिएक्शन। ये आपको याद रखना है। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, या स्टेप 1 लिख लेते हैं। स्टेप 1 क्या होगा इसमें पहले ये बाहर जाएगा, तो ये कार्बन और ये हमारा इससे जुड़ा ब्रोमीन, ये पहले गया बाहर और यहां पे बनाया कटायन, और ये हुआ Br माइनस। Br माइनस बनने का मतलब आप समझ गए होंगे कि एक हेट्रोलिटिक क्लीवेज है। इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन Br पे गए तो Br माइनस, और इस कार्बन पे प्लस आया तो ये बना कार्बो कटायन। और ये जो Br माइनस जितना तेजी से जाएगा
अगला स्टेप 2 में क्या होगा, स्टेप 2 में क्या होगा, तो स्टेप 2 में अब इस कार्बोकैटायन से जो भी न्यूक्लियोफाइल है, जो भी हमने न्यूक्लियोफाइल ले रखा है वो आएगा और इस पे जुड़ जाएगा, ये जुड़ जाएगा। तो ये कार्बन और ये डैश और इधर न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है। स्टेप 1 जितना तेजी से Br बाहर निकलेगा रिएक्शन उतना फास्ट होगा। तो स्टेप 1 को हम कहते हैं RDS। क्या कहते हैं? रिएक्शन 1 को हम कहते हैं RDS। RDS का मतलब है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जितना तेजी से Br बाहर जाएगा रिएक्शन उतना फास्ट होगा, क्योंकि जैसे ही बाहर जाएगा ये कटायन यहाँ पे बनेगा और न्यूक्लियोफाइल तुरंत आके जुड़ जाएगा। ये 2 स्टेप का प्रोसेस है। 1 का अब यहाँ पे क्या मतलब है, तो 1 का मतलब ये है कि ये केवल इस पे डिपेंड कर रहा। ये जो 1 है ये क्या दिखाता है कि ये केवल इस पे डिपेंड कर रहा। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आपने क्या लिया है इससे कोई मैटर नहीं करता। कंसंट्रेटेड लिए हो, डाइल्यूट लिए हो, अच्छा न्यूक्लियोफाइल लिए हो, खराब न्यूक्लियोफाइल लिए हो, जो भी लिए हो, इसमें केवल और केवल इस पे डिपेंडेंसी होती है कि ब्रोमीन कितना, ब्रोमीन या जो भी हैलोजन है, ब्रोमीन या आयोडीन या क्लोरीन, वो कितना तेजी से बाहर जाता है। जितना तेजी से यहाँ से बाहर जाएगा, यहाँ कार्बोकैटायन बनाएगा, उतना तेजी से ये न्यूक्लियोफाइल आके अटैच होगा और रिएक्शन आगे प्रोसीड होगी। तो जो SN1 का मतलब है यूनिमॉलिक्यूलर, यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब ये है कि रिएक्शन में तो ये 2 आ रहे हैं, पर ये केवल डिपेंड कर रहा है केवल इस पे, ओनली इट विल डिक्टेट, ठीक है, केवल इसके ऊपर डिपेंड करेगा और कुछ भी नहीं। ये अच्छा होगा रिएक्शन फास्ट होगा, ये खराब होगा रिएक्शन फास्ट नहीं होगा। तो इसी बेसिस पे हम कहते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा, रेट ऑफ रिएक्शन या SN1 रिएक्शन, अगर हम ज्यादा अच्छे लिखें तो SN1 रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पे इसे छोड़ के जाने के बाद यहां कार्बोकैटायन बन रहा, तो ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा Br माइनस उतना तेजी से बाहर जाएगा। तो और दूसरा, और ये किस पे डिपेंड करता है, तो लीविंग ग्रुप के ऊपर। देखो इन दोनों को छोड़ना है, तो या तो ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप हो तो ये छोड़ के तुरंत निकलेगा, या यहाँ पे जो कार्बोकैटायन स्टेबल बन रहा वो अच्छा स्टेबल हो तो उसके कारण भी ये बाहर निकलेगा। दोनों है तो बहुत अच्छा है। तो इसका मतलब ये है कि इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्शन क्या होगा, सबसे अच्छा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। क्यों 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री होता है, क्यों, उसका रीजन मैं बता दे रहा हूं। रीजन क्या है, रीजन है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री होता है, फिर 1 डिग्री होता है। तो
कार्बोकेटाइन जितना स्टेबल होगा रिएक्शन उतना फास्ट होगा, और वहीं से आता है कि 3 डिग्री सबसे फास्ट रिएक्शन देगा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। लिविंग ग्रुप के बेसिस पे अगर हम कहते हैं तो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप माना जाता है ऑन द बेसिस ऑफ लिविंग ग्रुप। आयोडीन सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है, फिर ब्रोमीन आता है, फिर क्लोरीन आता है, और फ्लोरीन तो देता ही नहीं है। ठीक है, तो लिविंग ग्रुप के बेसिस पे कहेंगे तो आयोडीन अगर रहा तो सबसे फास्ट रिएक्शन देगा, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन। तो ये होता है SN1 रिएक्शन का पाथवे। अगर इनका हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाएं, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम क्या होता है, तो ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, और ये होता है एनर्जी। ठीक है, तो चूंकि हमने बता रखा है कि ये 2 स्टेप का रिएक्शन है, क्या है ये 2 स्टेप का, ये हमने बता रखा है ना, स्टेप 1 और स्टेप 2। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ जब हम बनाएंगे तो ये कुछ ऐसे बनने वाला है। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे 2 ट्रांजिशन स्टेट बनेंगे, और इस जगह पे एक इंटरमीडिएट बनेगा, इंटरमीडिएट। ठीक है, ये आपका रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट में ये R आपका X है, और इसके साथ कोई एक न्यूक्लियोफाइल आया है, और प्रोडक्ट में आपका यहाँ पे R जो है वो न्यूक्लियोफाइल के साथ जुड़ गया, और जो X था वो X माइनस में बाहर चला गया, और जो इंटरमीडिएट बना है ये R प्लस है। ये जो इंटरमीडिएट है वो R जो प्लस है, यहाँ पे जो हमने आपको बता रखा था ये, इसको बोलते हैं R प्लस। तो ये इंटरमीडिएट बना है, उसके बाद ये प्रोडक्ट बना है, तो ये रिएक्टेंट है, फिर ये इंटरमीडिएट बना, फिर अगले स्टेप में ये प्रोडक्ट बना। तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में कुछ इस तरीके से दिखाया जाता है, और ये जो आपका बीच का होता है वो EA1 होता है। अगर हम यहाँ से कहें तो ये आपका EA1 है एक्टिवेशन एनर्जी, ये आपका फिर से EA2 है। तो ये अलग अलग एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए फिर से अगले स्टेप में जाने के लिए। हाँ, ये आपका EA2 है, ये EA1 था। तो ये याद रखेंगे, कभी कभी आपसे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम भी पूछा जाता है। तो ये 2 स्टेप का रिएक्शन होता है, बीच में एक इंटरमीडिएट बनता है, 2 ट्रांजिशन स्टेट हैं, और उसके बाद ये रिएक्टेंट है, वो प्रोडक्ट है। ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है इसका। कुछ भी, अरे कुछ भी चलेगा भाई। उसके बाद बच्चों दूसरा, अगर आपसे मान लो पूछ लिया जाए कि रिएक्शन कौन सा फास्टर होगा, लेट सपोज, फिर से यहाँ पे पहले मैं लिख दे रहा हूँ, स्टेबिलिटी ऑफ SN1 रिएक्शन
SN1 रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, नहीं सॉरी, यहाँ पे रेट लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, रेट ऑफ SN1 रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछा जाता है बार बार रेट, तो जब भी कंपैरिजन करना हो SN1 रिएक्शन का, वहां पे हम कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखते हैं। इसके पहले वाले स्लाइड में मैंने बता रखा है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी में 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री होता है, फिर 1 डिग्री होता है। मान लेते हैं कंपेयर करना हो, यदि अगर हमें कंपेयर करना हो कि एक आपका ये है, यहाँ पे आपका Cl लगा है या Br लगा है, अच्छा लीविंग ग्रुप लेते हैं, और एक ये है आपका, यहाँ पे आपका Br लगा है, और एक यहाँ पे Br लगा है, और इसके बाद एक आपका यहाँ पे Br लगा है। अब आपसे पूछा जाए कि फाइंड द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन, ये आपसे पूछ लिया जाए तो कैसे करेंगे। सबको SN1 रिएक्शन का मतलब है कि कार्बोकैटायन मैकेनिज्म जाएगा, Br को हटाओ और कार्बोकैटायन बनाओ। ऐसे हमने कार्बोकैटायन इसका बनाया, इसका बनाया, यहाँ पे बनाया, तो कि ये जाएगा तो यहीं पे बनेगा, और फिर यहाँ पे बनाया। अब हमें देखना है कि कौन सा कार्बोकैटायन स्टेबल है। कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी का हम जो रीजन देखते हैं, सबसे पहले एरोमेटिसिटी देखते हैं कि जो कार्बोकैटायन है क्या वो एरोमेटिक रिंग से स्टेबलाइज हो रहा है क्या। फिर हम देखते हैं कि रेजोनेंस में है क्या। उसके बाद हम देखते हैं कि कोई अल्फा हाइड्रोजन है क्या। फिर हम देखते हैं प्लस आई इफेक्ट। हो सकता है आपने अगर जीओसी पढ़ा होगा तो आपको बताया गया होगा। सबसे पहले स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन में, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन में सबसे पहले मीजोमेरिक इफेक्ट देखा जाता है, जो हमने रिंग से बताया आपको, मीजोमेरिक इफेक्ट। कभी कभी लोन पेयर डोनर भी बगल में पड़ा होता है, तो लोन पेयर बैक बॉन्डिंग देता है। जैसे लेट सपोज कि यहाँ पे ऐसे कार्बोकैटायन बन रहा हो और यहाँ पे नाइट्रोजन वाला ग्रुप हो, तो ये तुरंत अपना लोन पेयर उठा के इसको दे देता है। इसको मीजोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं। या ऑक्सीजन लगा हो, OH इस टाइप का कोई ग्रुप लगा हो, तो वो लोन पेयर इसे उठा के दे देता है। तो उसमें भी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बहुत अच्छी बढ़ती है, जिसके कारण मीजोमेरिक इफेक्ट को हम सबसे पहले देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं रेजोनेंस। उसके बाद हम देखते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, और फिर आता है आपका आई इफेक्ट। मीजोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, आई इफेक्ट, इस बेसिस पे हम देखते हैं कार्बोकैटायन कितना स्टेबल है। तो अगर आपको पता हो, जीओसी आपने पढ़ रखा होगा, तो आपको पता होगा कि ये डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाले कार्बन पे कार्बोकैटायन है, तो ये रेजोनेंस में है। मीजोमेरिक इफेक्ट के लिए कोई लोन पेयर पीछे देने वाला होना चाहिए, और यहाँ पे हमें किसी में नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब कोई नहीं है। तो इसे इस तरीके से लिखा जा सकता है, ऐसे। यहाँ पे कार्बोकैटायन आ गया। यहाँ पे देखें तो ये इधर एक 2 कार्बन लगे हैं, तो ये 2 यहाँ पे हाइड्रोजन लगा है। और अगर कार्बन सेंटर के जस्ट बगल में कार्बोकैटायन है और उसके बगल में 2 हाइड्रोजन है, तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो करते हैं। तो ये कुछ ऐसे बनाया जाता है हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण। ये एक हाइड्रोजन हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहीं पड़ा रहेगा, और ये यहाँ पे ऐसे बन जाएगा। इसको बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है।
ये है आपका हाइपर कॉन्जुगेशन। यहाँ पे भी हाइपर कॉन्जुगेशन ही होगा, पर यहाँ पे ये CH3 है, इधर CH3 है, तो यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है। अल्फा हाइड्रोजन हम इसीलिए काउंट करते हैं ताकि हम अल्फा हाइड्रोजन के बेसिस पे बता सके कि कौन स्टेबल है। क्यों? क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन जो होता है वो हाइपर कॉन्जुगेशन शो करते हैं, जिससे स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन की बढ़ती है। यहाँ पे अगर हम देखें तो CH3, इधर CH3 और इधर CH3, यानी कि 9 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक, तो यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ बनाया है क्या, 2 अल्फा हाइड्रोजन, इस कैटायन के बगल में 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो इसको मैं अलग कलर से लिखूं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे इस कैटायन के बगल में जस्ट केवल यही कार्बन सेंटर है, तो एक एक 2 अल्फा हाइड्रोजन है। जैसे मैंने इस वाले हाइड्रोजन से दिखा वैसे इस वाले हाइड्रोजन से हो सकता है। और यहाँ पे तो कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन होने के लिए sp3 कार्बन चाहिए। क्योंकि इस कैटायन के बगल में sp2 कार्बन है तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, पर यहाँ पे रेजोनेंस एग्जिस्ट कर रहा। अब इस बेसिस पे हमसे कहा जाए कि कौन सा वाला बताओ फास्ट रिएक्शन देगा। चूंकि SN1 रिएक्शन कार्बोकैटायन मैकेनिज्म जाता है, इसलिए कुल मिला के हमें कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखना ही प्रियोरिटी होता है। वो अगर देखने नहीं आएगा तो आप SN1 रिएक्शन नहीं करा पाओगे। इसलिए मैं आपको ये फोकस कर रहा हूँ कि आपको बता सकूँ कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी हम कैसे देखते हैं। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं जो ज़्यादा शो करेगा उसके पास स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। उसका बस यही रीजन होता है क्योंकि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, जैसे 2 अल्फा हाइड्रोजन है तो यहाँ से 2 बार हाइड्रोजन के साथ ये रेजोनेंस हो सकता है, एक बार इस वाले के साथ और एक बार इस वाले के साथ। पर यहाँ पे 6 है तो ये वाला 3 बार इधर से फिर 3 बार इधर, यहाँ 9 है तो 3 बार हो सकता है। यानी कि जो कार्बोकैटायन है वो 9 बार वहाँ स्टेबल होगा, यहाँ 6 बार होगा, यहाँ बस 2 बार होगा, यहाँ रेजोनेंस के थ्रू होगा। तो जब हम देख रहे होते हैं ऑर्डर, तो किसको प्रियोरिटी देना है वो मैंने यहाँ पे प्रियोरिटी ऑर्डर लिख रखा है। पहले रेजोनेंस को, मेजोमेरिक इफेक्ट को, मेजोमेरिक नहीं है। रेजोनेंस में ये याद रखना है कि ये जो है ना रेजोनेंस में है, पर 9 अल्फा हाइड्रोजन से ये हार जाता है। जनरली रेजोनेंस को ज़्यादा प्रियोरिटी दी जाती है, पर 9 अल्फा हाइड्रोजन के कारण वो जीत जाता है, बस वहीं तक। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हमारा ये है। तो अगर हम इनकी नंबरिंग कर दें, इसको हम A बोल दें, इसको हम B बोल दें, इसको हम C बोल दें और इसे हम D बोल दे रहे हैं, तो यदि हम ये कर दें तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? सबसे ज़्यादा स्टेबल पहले 9 अल्फा हाइड्रोजन वाला होगा, तो D। ये क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन क्या होगा? सबसे ज़्यादा D स्टेबल है। और मैंने आपको बताया कि केवल 9 अल्फा हाइड्रोजन के कारण बस वही है कि जो जीत जाता है, बाकी उसके बाद तो रेजोनेंस को ही प्रियोरिटी दिया जाएगा। तो सबसे उसके बाद आएगा आपका A वाला, फिर आपका आएगा B और C में, इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। तो C आएगा, फिर B आएगा, तो C आएगा, उसके बाद B आएगा। तो ये आपका हुआ ऑर्डर किसका? स्टेबिलिटी का। ये किसका ऑर्डर हुआ? स्टेबिलिटी का। ये याद रखना है, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। अगर ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है कार्बोकैटायन का, तो SN1 मैकेनिज्म जो होता है, SN1 रिएक्शन जो होता है, वो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मैंने आपको इसके पीछे वाले स्लाइड में जस्ट लिख रखा है। यहाँ पे कहाँ गया? ये है ना, यहाँ पे हमने लिख रखा है कि रेट ऑफ SN1 रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो इसका मतलब ये कि इस बेसिस पे हम आराम से इसको कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, रेट ऑफ SN1 रिएक्शन जो होगा वो भी D में सबसे ज़्यादा होगा, फिर A होगा, फिर C होगा, फिर B होगा। ये आपको याद रखना है। कैसे हमने निकाला? तो हमने कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के बेसिस पर कंपेयर किया। उसके बाद
SN1 रिएक्शन का चैप्टर हम यहीं पे क्लोज करते हैं। ज़्यादातर चीज़ें जो SN1 रिएक्शन की हैं वो हमने कवर कर लिया है। यहाँ पे एक चीज़ आपके बुक में दे रखा है, वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये वाला जो रिएक्शन है वो, ये जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल नेचर का होता है। ठीक है, ये क्या दिखाता है? रिवर्सिबल नेचर, इधर से इधर जाता है फिर वापस भी लौट सकता है। तो अगर बहुत अच्छा स्टेबल होता है तो उधर ज़्यादा तेज़ी से फॉर्म होता है, रुक जाता है, न्यूक्लियोफाइल आके लग जाता है। पर यदि वो उतना स्टेबल नहीं हुआ तो वो घूम के फिर से पीछे चला आता है। तो ये वाला रिएक्शन यहाँ पे रिवर्सिबल नेचर का होता है। ठीक है, इसके बाद अब हम SN2 रिएक्शन शुरू करेंगे। और तो आपका कुछ इधर छोटा नहीं है। इसके बाद हम शुरू कर रहे हैं दूसरा वाला पार्ट आपका SN2 रिएक्शन। अच्छा, एक चीज यहाँ पे याद और रखना कि इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर है ना, यहीं से हमने शुरू किया था। तो मैं कहाँ पे लिख दूँ? यहाँ पे मैं ब्रैकेट में करके लिख दे रहा हूँ कि SN1 reaction is a first order reaction. First order reaction. ट्वेल्थ में आपका फोर्थ चैप्टर है शायद केमिकल काइनेटिक्स, वहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। तो जब एक पे डिपेंड करता है फर्स्ट ऑर्डर बोलते हैं, दो पे डिपेंड करता है सेकेंड ऑर्डर बोलते हैं। तो इस तरीके से ऑर्डर चलता है। यहाँ पे यूनिमोलिकुलर में केवल और केवल अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड कर रहा था, इसलिए हमने फर्स्ट ऑर्डर बोला। अभी जो बाईमोलिकुलर रिएक्शन है SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, इसको हमने क्या बोला था? इट इज अ सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमोलिकुलर रिएक्शन। तो यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल आया और ये किसी कार्बन सेंटर के साथ जिस पे कि कोई हैलाइड लगा है, हैलाइड को मैं Br यहीं पे लिख दे रहा हूँ। मैं बता चुका हूँ कि ये जो डैश है वो बोर्ड के अंदर जाने वाला बॉन्ड है, ये जो डार्क है ये वाला, ये बोर्ड के बाहर आ रहा है। अब यदि ये दे रखा है तो ये जाएगा SN2 का मतलब है कि इस पे और इस पे दोनों पे डिपेंड करेगा। इस 2 का क्या मतलब है? मैंने आपको क्या बताया था इसका नाम है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमोलिकुलर रिएक्शन। इसका मतलब क्या है कि ये एक बाईमोलिकुलर है। बाईमोलिकुलर रिएक्शन का मतलब कि इस पे भी डिपेंड करेगा और इस पे भी डिपेंड करेगा, इसलिए वो 2 लगा हुआ है। और इट इज अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ये भी याद करके रखना है आपको। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? इसमें भी फिर से प्रोडक्ट तो वही बनता है, C इधर से आपका न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया और ये Br माइनस। हुआ क्या? ये आप अगर देखोगे तो ये ऐसे लग रहा है कि जैसे ये पहले ये तीनों ऐसे इधर की तरफ थे, ऐसे कह सकते हैं कि ये ऐसे इस तरीके से ऐसे था। इधर से अगर हम ऐसे दिखा सकता हूँ मैं
ये इधर एक जुड़ा है, एक इधर जुड़ा है, एक इधर जुड़ा है, और इधर से ब्रोमीन जुड़ा है। ये कार्बन सेंटर हो गया, ये ऊपर प्लेन में, ये प्लेन में, ये अंदर बोर्ड के प्लेन में जा रहा है, और ये जो आपका है प्लेन से बाहर आ रहा है, और ये इधर ब्रोमीन लगा हुआ है। अब जो न्यूक्लियोफाइल आया वो ऐसे पीछे से आया, जब पीछे से आएगा तो ये पहले ऐसे सीधे होंगे, फिर ऐसे पलट जाएंगे, तो ये इस तरीके से ये ऐसे हो गया। ठीक है, तो इसे कहते हैं इन्वर्जन प्रोडक्ट। इन्वर्जन प्रोडक्ट क्यों कह रहे हैं, फिर बता रहा हूं कि ये कुछ ऐसे है। इसको मान लेते हैं कार्बन सेंटर, ये एक बॉन्ड ऊपर एक बॉन्ड अंदर के प्लेन में, मतलब इस बोर्ड के प्लेन के अंदर जा रहा है, जो डैश वाला हो गया, ये जो है वो डार्क वाला हो गया, और इस कार्बन सेंटर के इधर जो आ रहा वो ब्रोमीन वाला है। इस कार्बन सेंटर के इधर जो आ रहा है ये ब्रोमीन वाला है। अब जो न्यूक्लियोफाइल आया वो कुछ ऐसे आया, ये जब ऐसे आएगा रिपेल करेगा तो ये तीनों पहले ऐसे सीधे होंगे और फिर इधर पलट जाएंगे। ये ऐसे, यहाँ से न्यूक्लियोफाइल आया तो ये ऐसे पलटेंगे इस तरीके से। तो ये जब ऐसे हुआ तो इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता है। इसका मैकेनिज्म अगर आप लिखोगे तो कुछ ऐसे होगा कि न्यूक्लियोफाइल आपका ऐसे है, और ये कार्बन Br ये ऐसे, और अब देखो ये इस पे अटैक करेगा। ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे अटैक करेगा। कार्बन पे अटैक करेगा तो पहले तो ये जो कार्बन है वो कुछ ऐसे होगा, इधर से न्यूक्लियोफाइल, देखो ये ऐसे, ये पूरा बॉन्ड नहीं बनता। ठीक है, ऐसे में ज़्यादा बेटर तरीके से ऐसे दिखा सकते हैं, और ये आपका इधर से ये न्यूक्लियोफाइल लग रहा और इधर से ये Br है, और इसे हम कह सकते हैं कि ये BF और ये BB। BF का क्या मतलब है, बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन, और BB का क्या मतलब है, बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड ब्रेकिंग। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ये क्या है, ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, देख रहे हो, मैं जब बताया था ना आपको कि ये ऐसे रहता है फिर ये एक बार सीधा होते हैं, तो देखो एक सीधा हुआ, ये जो सेंटर है ये अभी ये एक प्लेन में है। अगर आप अच्छे से कहोगे तो ये CH3 अगर मैं इसे मान लूँ और इधर अगर मैं HH मान ले रहा हूँ तो ये तीनों अभी एक प्लेन में है। ये क्या है, ये एक प्लेन में है। इसको ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोला जाता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री। ये कुछ इस तरीके से हम कह सकते हैं कि लेट सपोज पहले तो ये इस तरीके से था, बाद में ये एक प्लेन में आया। एक प्लेन का मतलब हम कह सकते हैं कि ये ऐसे हो चुका है। ये कार्बन सेंटर बीच में है, यहाँ पे इधर आपका एक CH3 ग्रुप है, इधर एक H ग्रुप है, इधर एक H ग्रुप है। ये पहले जो नीचे की तरफ था अभी एक प्लेन में आ चुका है, ये तीनों एक इस प्लेन में है। ये Br मान लेते हैं कि ऊपर है और ये न्यूक्लियोफाइल नीचे है, तो न्यूक्लियोफाइल ऐसे नीचे से अटैक कर रहा है और ये Br बाहर जा रहा है। क्या मैंने बताया, ये कार्बन सेंटर बीच में, यहाँ पे एक CH3 ये वाला,
इधर 2H ये का इस कॉर्नर पे और इस कार्बन पे, और यहाँ पे बीच में CH3 है और इधर बीच में कार्बन सेंटर है, ये तीनों का मैं बता रहा हूँ। तो ये ट्राइगोनल एक प्लेन में है, इस पेपर के प्लेन में है ये तीनों। यहाँ से ऊपर की तरफ Br है और ये न्यूक्लियोफाइल ऐसे नीचे की तरफ से अटैक कर रहा, तो ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे, इसलिए इसे बोलते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री। तो ये नीचे से ऐसे अटैक कर रहा, तो ये प्लेन में है और ये बाहर निकल रहा। तो यहाँ से होगा क्या कि ये अभी जब ये Br बाहर निकल जाएगा तो ये जो नीचे की तरफ थे ये ऊपर की तरफ ऐसे हो जाएंगे, तो ये इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता है। तो कुछ मैंने आपको बताने की कोशिश किया है कि ये किस तरीके से फॉर्म होते हैं, और यहाँ से आगे जो प्रोडक्ट बनेगा वो न्यूक्लियोफाइल इधर से ऐसे जुड़ गया और कार्बन इधर जो CH3 था वैसे ही ले लिया हमने, और ये जो डैश पे आपका हाइड्रोजन था और इधर हाइड्रोजन है। तो याद रखना है कि हमेशा SN2 रिएक्शन में आपका इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। और ये पीछे से अटैक मार के तब निकालता है, तो ये यहाँ पे Br माइनस बाहर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद अब यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, तो रेट ऑफ SN2 रिएक्शन, रेट ऑफ SN2 रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ज़्यादा बेटर होगा इसे, हाँ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक, किसका स्टेरिक हिंड्रेंस की बात हो रही है यहाँ पे, तो देखो न्यूक्लियोफाइल के आके पीछे से इस पे अटैक करना है, उसके बाद ये बाहर जाएगा। अब आप सोच रहे होगे कि मैंने एक CH3 लिया तो यहां भी CH3 क्यों नहीं ले लिया, क्योंकि यहां पे जैसे जैसे ये स्टेरिक हिंड्रेंस और क्राउडिंग बढ़ेगा न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना मुश्किल होता जाएगा। ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तब जाके ये बाहर निकलने वाला है। अब हम ये कह रहे हैं कि ये न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पे अटैक करने के लिए जितना छोटा यहाँ पे कंपाउंड होगा, ये मॉलिक्यूल होगा या एटम कह सकते हैं कि ये जो एटम है वो जितना छोटा होगा, या CH3 या कोई भी अगर मॉलिक्यूल लगाया तो जो जितना यहाँ पे छोटा होगा क्राउडिंग उतनी कम होगी। जितनी क्राउडिंग कम होगी न्यूक्लियोफाइल को उतना आसानी होगा कि यहाँ पे आके वो अटैक कर पाए कार्बन सेंटर पे। यहाँ पे क्राउडिंग बढ़ाओगे ये फिर आके अटैक ही नहीं कर पाएगा, तो रिएक्शन आगे फॉरवर्ड जाएगा ही नहीं। ये वन स्टेप का रिएक्शन है, मैंने लिखा नहीं है पर यहाँ पे ये याद रखना है, इट विल फॉर्म प्रोडक्ट इन अ स्टेप, ठीक है। एक ही स्टेप में प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है यहाँ पे। तो हम आपको बता रहे थे कि ये वाला जो क्राउडिंग है जितना कम होगा उतना तेजी से रिएक्शन होगा। वही से लिखा है कि रेट ऑफ SN2 रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई स्टेरिक हिंड्रेंस, यानी कि इसे हम कह सकते हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। जैसे लेट सपोज कि यहाँ पे ऐसे CH3Cl हो, एक यहाँ पे CH3 और फिर से यहाँ CH3CHCl हो, और यहाँ पे CH3C CH3CH3 और ये Cl हो।
अब देखो, मान लो OH माइनस एक न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है और इधर OH माइनस। अब मैं आपसे कहूँ कि ये अटैक और ये अटैक कौन सा ज़्यादा फिजिबल है, कौन बहुत जल्दी होगा, तो आप देख के कह सकते हो कि यहाँ पे ये क्राउडिंग ज़्यादा है, यहाँ पे और ज़्यादा है, यहाँ पे बस 3 हाइड्रोजन लगे हैं, यहाँ पे मिथाइल बड़े ग्रुप लगे हैं। इसे ऐसे खोल के लिखोगे तो ये कैसे हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा ना, C इधर H इधर H इधर H, C इधर H इधर H इधर H। अब देख लो, इस क्राउडिंग के अंदर से घुसना और Cl को निकालना मुश्किल होता जाएगा। तो हम कहेंगे कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन या SN2 यहाँ पे हम लिखते जा रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, वो सबसे ज़्यादा, ये आपका 1 डिग्री हैलाइड है, ये 2 डिग्री हैलाइड है, ये आपका 3 डिग्री हैलाइड है। तो 1 डिग्री हैलाइड में सबसे फास्ट होगा, फिर 2 डिग्री होगा और फिर 3 डिग्री में तो बहुत ही कम होता है या ना के बराबर होता है। ये SN1 से जाता है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो ऑर्डर रेट ऑफ रिएक्शन, जब SN1 की बात करते हैं तो 1 डिग्री से ज़्यादा, 2 डिग्री से ज़्यादा, 3 डिग्री। पर यही हम अगर SN2 की बात करते हैं तो 1 डिग्री सबसे ज़्यादा होता है, फिर 2 डिग्री होता है और फिर 3 डिग्री होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस देखा जाता है, यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन देखा जाता है। तो इस बेसिस पे हम SN1 और SN2 रिएक्शन का रेट डिटरमाइन करते हैं। SN2 रिएक्शन का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम क्या होगा? एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऑफ SN2 रिएक्शन क्या होगा? देखो, मैंने आपको बता रखा है, इस वाले एक्सिस पे हम एनर्जी को दिखाते हैं और इस पे हम रिएक्शन कोऑर्डिनेट लिखते हैं, कोऑर्डिनेट। ठीक है। अब हम मैकेनिज्म में देख चुके थे कि SN2 रिएक्शन में एक ही स्टेप में रिएक्शन हो जाता है। फिर से देख लो, ये हम आपको यहाँ पे बता चुके हैं कि एक ही स्टेप में ये पूरा रिएक्शन हो जाता है। ये हम आपको बताया है हमने, इट विल फॉर्म प्रोडक्ट इन अ स्टेप, यानी एक ही स्टेप में आया, अटैक किया, एक ट्रांजिशन स्टेट बना, फाइनल प्रोडक्ट मिल गया। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट नहीं बनने वाला। ठीक, तो देखो ये कुछ ऐसे बनेगा ये, और चूंकि हमें प्रोडक्ट बन रहा है तो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज़्यादा देना होगा, तो हम ऐसा करते हैं, ये कुछ ऐसे बनेगा। ठीक, हमेशा प्रोडक्ट की जो एनर्जी होगी वो कम होगी, तभी प्रोडक्ट फॉर्म होगा, नहीं तो वापस रिएक्शन चलाएगा। तो ये होगा यहाँ पे Rx प्लस न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, और यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट बन चुका है R न्यूक्लियोफाइल और X माइनस बाहर जा चुका है, और इस जगह पे ये क्या है, ये है हमारा ट्रांजिशन स्टेट। और इस ट्रांजिशन स्टेट में क्या हुआ था, तो यहाँ पे हमारा R के साथ इधर X निकल रहा था और पीछे से न्यूक्लियोफाइल इसको अप्रोच कर रहा था। तो ये हमारा था ट्रांजिशन स्टेट। ठीक, तो इस जगह पे ये हो रहा था कि ये बाहर जा रहा था, ये इसको अप्रोच कर रहा था और ये 5 मेंबर बन रहा था। तो ये हमारा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम हो गया
एनर्जी का रिएक्शन का हमने आपको ऑर्डर भी बता दिया। SN1 वाले रिएक्शन में शायद मैंने आपको प्रोडक्ट जो बनता है उसका कितने प्रोडक्ट बनते हैं शायद इसके बारे में चर्चा मैंने आपसे नहीं किया। अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन पता हो कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं तो एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा। 1 2 3 बॉन्ड है तो ये sp2 हाइब्रिडाइज है। क्या है ये? SN1 वाला रिएक्शन मैंने फिर से ओपन किया है, ये sp2 हाइब्रिडाइज है। sp2 हाइब्रिडाइज का मतलब क्या होता है? प्लेनर स्ट्रक्चर। प्लेनर का क्या मतलब होगा कि ये एक कार्बन सेंटर है, इधर से एक मिथाइल लगा है, मान लेते हैं अगर ये मिथाइल हम इसको मान लें, इसको हम अगर मिथाइल और मिथाइल, तो इधर भी हम लेके चल रहे हैं मिथाइल। ठीक है, तो यदि हम मिथाइल मान लें तो ये ऐसे कार्बन के इधर इस कॉर्नर के बीच में यहाँ पे एक मिथाइल, इस सेंटर वाला कार्बन है, और इस कार्बन पे और इस कार्बन पे। ठीक है, इस सेंटर पे ये कार्बन सेंटर इस कार्बन सेंटर पे, यहाँ से सीधे जाएंगे तो इस दोनों कॉर्नर के बीच में जो सेंटर होगा यहाँ पे एक मिथाइल है, और इस सेंटर के इस कॉर्नर और इस कॉर्नर पे एक है। तो ये पूरा प्लेनर स्ट्रक्चर है। तो जब ये प्लेनर स्ट्रक्चर बन गया और ये न्यूक्लियोफाइल आएगा तो ये न्यूक्लियोफाइल ऊपर से भी आ सकता है, नीचे से भी आ सकता है। फिर से सुनो, ये एक sp2 सेंटर है। sp2 सेंटर मतलब ये प्लेनर है। क्या है ये? प्लेनर। और एक प्लेन में है, तो जब ये अगले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आएगा तो न्यूक्लियोफाइल ऊपर से भी आ सकता है, न्यूक्लियोफाइल नीचे से भी आ सकता है। तो जब ऊपर से आएगा तो 50% उसके चांसेस है, 50% इसके चांसेस है कि वो नीचे से आए। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमें 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, 2 प्रोडक्ट्स, और इन दोनों प्रोडक्ट को हम कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर। क्या नाम है इसका? रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है, SN2 रिएक्शन में हमने क्या देखा था कि एक ही ट्रांजिशन स्टेट बन रहा था और एक प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा था। लेकिन यहाँ पे ये प्लेनर स्ट्रक्चर बना और ऊपर से भी आ सकता है न्यूक्लियोफाइल, नीचे से भी आ सकता है, तो 2 प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। ये प्लेनर स्ट्रक्चर बना, एक बार न्यूक्लियोफाइल अगले वाले स्टेप में ऊपर से आया या नीचे से आया, ऊपर से आया तो एक बना, नीचे से आया तो दूसरा बना, तो 50-50% दोनों बना, इसलिए उसे हम कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर प्रोडक्ट। इस वाले में ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि ऐसा वहाँ पे कोई भी नहीं बन रहा। एक ही स्टेप में आया, ये पीछे से अटैक कर रहा है, आगे से ये निकल गया, फाइनल प्रोडक्ट मिल गया। तो केवल ओनली 1 प्रोडक्ट, इन्वर्जन प्रोडक्ट बनेगा, बट ओनली 1 प्रोडक्ट बनेगा। तो ये आपको याद रखना है। लेट सपोज आपको अगर ऐसे दे रखा हो कि CH, कोई भी हेलोजन लगा लेते हैं, या यहाँ पे हेलोजन का अगर मैं नाम दूँ तो क्लोरीन कर दिया मैंने, और यहाँ पे CH3, और फिर आपसे बोला जाए कि हमने ले लिया एल्कोहल ROH। एक चीज़ और यहाँ पे मिस कर दिया हमने, सॉल्वेंट के बारे में चर्चा नहीं किया। तो याद रखना है, SN1 रिएक्शन जो होता है वो सॉल्वेंट जो होता है वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है। क्या मतलब है? कहाँ पे लिख दूं मैं? यहाँ पे मैं आपका लिख रहा हूँ, सॉल्वेंट जो होगा वो पोलर प्रोटिक होगा। SN1 के में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक,
मतलब जो H प्लस प्रोटॉन दे सके सॉल्वेंट। एग्जाम्पल में आपका क्या है, जैसे H2O एल्कोहल में कराया जाए, या कोई भी फिनॉलिक ग्रुप ले लिया जाए, या यही ज़्यादातर लिए जाते हैं H2O, अभी मुझे यही दोनों ध्यान आ रहे हैं। तो जो भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा H प्लस दे सकता है, उसे हम SN1 रिएक्शन में यूज करते हैं, जबकि SN2 रिएक्शन में आपका पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट यूज होता है। तो यहाँ पे याद रखना है, SN2 रिएक्शन में पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट, इनका एग्जाम्पल क्या है, हेक्सेन हो सकता है, कोई भी ऑर्गेनिक वाले सॉल्वेंट हो सकते हैं, या ईथर हो सकता है, या DMF हो सकता है, ठीक है, DCM हो सकता है। ये सब जो हमें H प्लस नहीं देते, इनको बोलते हैं पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट। तो जब भी SN2 रिएक्शन कराना है, हम पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं जो कि H प्लस ना दे। SN1 रिएक्शन कराना है, उसमें हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं। अब मान लो कोई रिएक्शन दे रखा है, और यदि उसने सॉल्वेंट मेंशन कर दिया, तो अब तो सॉल्वेंट के बेसिस पे हमें कुछ आइडिया लग जाता है। जैसे यहाँ पे मैं अगर H2O लिख दूँ, तो इसका मतलब ये है कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हमें दे रखा है, या यहाँ पे हमने ROH ले रखा है, तो ये खुद रिएक्शन भी करेगा और यही सॉल्वेंट का भी काम कर सकता है, तो ये भी पोलर प्रोटिक हो गया। तो SN1 रिएक्शन से जाने के चांसेस ज़्यादा है। दूसरा एक और चीज़ आप देख सकते हो, क्या कि अगर हम यहाँ से क्लोरीन को बाहर निकालें, तो ये कुछ ऐसे बनेगा, और ये फिर यहाँ से रेजोनेंस करेगा, यहाँ पे कटायन, और ये ऐसे, और CH3, ये पाई बॉन्ड ऐसे शिफ्ट हुआ, तो इसके बदल यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके गया, बाकी तो ये वाला इलेक्ट्रॉन है ही है, तो यहाँ पे कटायन बना, फिर ये ये डबल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड ऐसे बनाया, तो फिर रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो ये कुछ यहाँ पे तो नहीं बनने वाला, तो मैं पीछे कर देता हूँ, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे कटायन, ये मैंने यहाँ बनाया, तो ये वाला सेंटर खाली हुआ, ये ऐसे जुड़ा हुआ है, ठीक, और ये ऐसे बन गया, और फिर ये ऐसे अगर बनाए तो यहाँ पे कटायन जा सकता है, तो ऐसे ऐसे, ये जैसे है वैसे ही छोड़ दिया हमने, और ये कटायन। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये कटायन आराम से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा है और खूब अच्छे से स्टेबल है। तो इसका मतलब ये है कि हमने क्या कहा था, SN1 रिएक्शन वही जाएगा जिसमें कार्बोकटायन स्टेबल बनेगा, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कार्बोकटायन आराम से पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करके स्टेबल हो रहा। तो इसका मतलब यह है कि जब भी इस तरीके का दे रखा हो, वहाँ पे हमें SN1 रिएक्शन के थ्रू लेके जाना है। तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा, इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, अब देखो यहाँ Cl निकलेगा, बाद में कटायन फिर यहीं आएगा, और ऑक्सीजन का लोन पेयर के थ्रू ये जुड़ेगा, तो ये कुछ ऐसे जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये इसके थ्रू जुड़ा। तो जब भी आपको दे रखा हो कोई रिएक्टेंट, फिर कोई न्यूक्लियोफाइल के रूप में, तो पहले आप देखोगे कि आपको सॉल्वेंट क्या दे रखा है। अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो ज़्यादातर चांसेज है कि वो SN1 मैकेनिज्म के थ्रू जाए। SN1 मैकेनिज्म में हम कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी देखते हैं, यानी जो हेलोजन है उसको निकालो, वहाँ कार्बोकटायन बनाओ, और फिर देखो वो स्टेबल है कि नहीं। दूसरा SN2 से इसलिए भी ये नहीं जा रहा क्योंकि यहाँ पे ये सब स्टेरिक हैंडल्स लगे हुए हैं 2 डिग्री। 1 डिग्री होता है तो बहुत फास्ट SN1 जाता है, पर यदि इस तरीके से लगे हों कि यहाँ पे 2-2 ग्रुप लगे हों, कार्बोकटायन स्टेबल भी बन रहा हो, तो SN1 से ही जाएगा।
it will go from SN1 mechanism. ठीक, यहाँ पे आपका एक दे रखा है 6.6 का एग्जाम्पल है। क्या है आपका, ये कुछ ऐसे दे रखा है, AC का जस्ट पार्ट है CH2 और ये Cl, और इसका रिएक्शन अगर हम कराएं, लेट सपोज कि NaOH से, तो OH माइनस आने वाला है। अब ये OH माइनस जो आएगा, तो हमें अगर पता करना हो कि SN1 से जाएगा कि SN2 से जाएगा, तो यहाँ से हम पहले निकालते हैं इसको। ये CH2 और ये बना कटैन। अब ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा है जो कि केवल 1 है, तो 1 डिग्री कार्बोकैटायन बना। और आपको पता है 1 डिग्री कार्बोकैटायन उतना स्टेबल नहीं होता। मैंने आपको बता रखा है कि जब हम रेट ऑफ रिएक्शन देखते हैं तो 1 डिग्री जो होता है वो SN2 फास्ट देता है। SN2 क्यों देता है? क्योंकि SN2 में न्यूक्लियोफाइल को जाके अटैक करना होता है, और 1 डिग्री में ये 1 डिग्री कार्बन है, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल को आके अटैक करना बहुत आसान है। तो ये कार्बोकैटायन नहीं बनेगा, यहाँ पे ये Cl ही लगा रहेगा और ये अटैक करके इसको निकालेगा। समझ में आ रहा? यहाँ पे ये CH2Cl और ये आराम से यहाँ से OH माइनस आएगा और ये अटैक करेगा, फिर इसको निकालेगा। चूंकि यहाँ कार्बोकैटायन जो बन रहा है, अब रिंग, ये रिंग में कोई एरोमेटिक रिंग नहीं है ये, इसलिए यहाँ पे रेजोनेंस ओजोनेंस कुछ भी नहीं है, इसलिए आराम से OH माइनस जाएगा इस पर अटैक करके, और ये SN2 मैकेनिज्म के थ्रू जाएगा। किससे जाएगा? ये SN2 मैकेनिज्म के थ्रू ये OH माइनस इस पर अटैक करेगा और ये बाहर जाएगा और ये यहाँ पे OH लग जाएगा। तो इस तरीके से हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा SN1 के थ्रू जाएगा, कौन सा SN2 के थ्रू जाएगा। सब्स्टिट्यूशन से अब आगे आपको अब एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ा रहा हूँ। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है? एलिमिनेशन रिएक्शन, तो लेट सपोज ये ऐसे दे रखा हो CH3 CH और इधर Br ब्रोमीन ले लेते हैं, और इधर लगाए आपका CH, इधर एक H को मैं बाहर करके लिख रहा हूँ, ऐसे लगा हुआ है, और इसका रिएक्शन कराया जाए एल्कोहलिक इसका किससे हो रहा? एल्कोहलिक KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब एल्कोहलिक KOH नहीं होता, अगर केवल KOH होता तो OH माइनस आता, इस पे अटैक करता SN1 या SN2 के थ्रू, जैसे यहाँ पे ये 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री में SN1 और SN2 दोनों पॉसिबल है। तो जो वो दे रखा होता सॉल्वेंट, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते कि SN2 के थ्रू जाएगा या SN1 के थ्रू जाएगा। यहाँ पे एल्कोहलिक KOH है, तो यहाँ पे ये बीटा एलिमिनेशन देता है। बीटा एलिमिनेशन का क्या मतलब है कि जिस कार्बन पे हैलोजन लगा है उस कार्बन को यहाँ पे बोलते हैं अल्फा कार्बन, उसके जस्ट बगल वाले में ये बीटा कार्बन है और इधर भी ये बीटा कार्बन है। तो यहाँ पे होता क्या है, ये OH माइनस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड OH माइनस जो है वो बेस की तरीके से ट्रीट होता है। ये क्या होता है? बेस की तरीके से यहाँ पे ट्रीट होता है, और ये बेस आता है, ये H प्लस को लेता है, ये बेस आता है, ये H प्लस के रूप में इसको लेता है, और ये बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होता है और इसको निकाल देता है। क्या हमने कहा कि जो भी हैलोजन, जिस कार्बन पे हैलोजन लगा है उसके जस्ट बगल वाला जो कार्बन है
उस पे जो हाइड्रोजन है उनको कहते हैं बीटा हाइड्रोजन। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये हाइड्रोजन एंटी पोजीशन पे होना चाहिए, ट्रांस पोजीशन पे। अगर ये सिस पोजीशन पे इधर वाला हाइड्रोजन नहीं निकलेगा, हमेशा इसके जस्ट अपोजिट वाला ही हाइड्रोजन निकलेगा। अगर नहीं होगा तो बीटा एलिमिनेशन नहीं होगा। बीटा एलिमिनेशन हमेशा जो ट्रांस हाइड्रोजन या एंटी हाइड्रोजन होता है वहीं से निकलता है। इस तरफ से भी निकल सकता है क्योंकि दोनों सेम टाइप के हैं, इसलिए मैं एक तरफ से निकाल के दिखा रहा हूँ आपको। तो ये हाइड्रोजन H+ के रूप में यहाँ से लेगा तो ये बॉन्ड जो है वो बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और ये निकल जाएगा। तो यहाँ पे बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसको कहते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। इसको क्या कहते हैं? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है। अब ये है कि अल्कीन कहाँ कहाँ पे बनेगा। तो देखो ये वाला स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। लेट सपोज कि यहाँ पे आपका Br लगा है और इसका हमें कराना है एल्कोहलिक KOH। अब हमारे पास ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये बीटा हाइड्रोजन और इधर ये बीटा हाइड्रोजन। इस पे भी एक हाइड्रोजन है और इस पे भी 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे। ठीक है। 2 पॉसिबिलिटी, या तो इधर से बनाओ या तो उधर से बनाओ। पिछला वाला हमने जो लिया था वो सिमेट्रिक था, एक CH3 इधर था, एक CH3 दूसरे तरफ था, तो हमारा सेमी प्रोडक्ट बनता। यहाँ पे हमारा 2 प्रोडक्ट देख रहे हैं हम। कैसे? देखो, अगर ये वाला हाइड्रोजन निकला तो ये ऐसे शिफ्ट होगा, इसको निकाल देगा। अगर इसे पाथ 1 कह दिया हमने, तो ये अगर पाथ 1 को फॉलो किया तो ये इस तरफ से ऐसे शिफ्ट हुआ और इसको बाहर कर दिया, तो आपका ये प्रोडक्ट बना। ठीक, प्लस HBr। ये शायद पीछे वाले में हमने HBr नहीं लिखा था, तो ये लिख लेना HBr। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर पाथ 2 को फॉलो करें। पाथ 2 क्या है कि ये ऐसे बने और फिर ये ऐसे निकले। ठीक, पाथ 2 को फॉलो करें। पाथ 2 को फॉलो करेगा तो ये ऐसे और ये यहां पे ऐसे बना। ठीक, अब इन दोनों में से दोनों अल्कीन अलग अलग है। अगर सेम होता तो हम कह देते कोई एक बन रहा। यहां पे अगर हमें डिसाइड करना हो कि कौन सा अल्कीन बनेगा, तो हम यहां कहते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, मोर स्टेबल अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। मोर स्टेबल अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। अब अगर हमें कहा जाए कि इसमें से कौन सा ज्यादा स्टेबल है, तो फिर से हम कहते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ठीक, तो अब इसमें अल्फा हाइड्रोजन, अभी मैंने आपको बताया था कार्बोकटायन में कैसे कार्बोकटायन जिस सेंटर पे उसके अगल बगल वाले कार्बन अल्फा कार्बन कहलाते हैं, उस पे जो हाइड्रोजन लगे हैं उन्हें हम अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। यहाँ पे अगर बोलना हो तो हम कैसे कहेंगे? तो यहाँ पे हम कहेंगे कि ये जो अल्कीन है, इस कार्बन का ये सेंटर बोलता है अल्फा कार्बन और इस सेंटर ये बोलता है अल्फा कार्बन। ठीक है, इस कार्बन के 3 वैलेंसी हो चुके हैं तो 1 हाइड्रोजन लगा है। इस कार्बन पे 1 हुआ था, 1 इधर बचा था तो हमने 3 बचा था तो हमने 3 हाइड्रोजन लगा दिया। यानी इस अल्कीन के 3 और 1 4 अल्फा हाइड्रोजन है। क्या है? 4 अल्फा हाइड्रोजन। इसके देखते हैं। ये अल्कीन हमने पकड़ लिया, इसके जस्ट बगल वाला ये है अल्फा कार्बन और इसके जस्ट बगल वाला ये भी है अल्फा कार्बन और ये भी है अल्फा कार्बन। ठीक, इस अल्कीन के जस्ट बगल वाला ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन। इस पे 2 बैलेंसी हो चुका है कार्बन का, तो इधर 1 हाइड्रोजन इधर 1 हाइड्रोजन 4 हो गया। इस पे 1 इधर कार्बन है तो इधर हाइड्रोजन 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 और ये इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन।
अब हमसे पूछा जाए कि इसके कितने अल्फा हाइड्रोजन है, तो 3 3 6 तो 8 अल्फा हाइड्रोजन। कितने हैं यहाँ पे? 8 अल्फा हाइड्रोजन। और यहाँ कितने हैं? 4 अल्फा हाइड्रोजन। तो इसका मतलब ये है कि ये बनने वाला है। तो दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। ये हमने लिख रखा है ना मोर, ये मोर की जगह मैंने मोल लिख रखा है, सॉरी। मोर स्टेबल अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, तो इससे डिसाइड होगा कि कौन सा मेजर है कौन सा माइनर होगा। ठीक, तो कभी भी अगर एलिमिनेशन रिएक्शन कराने हो, जिसे बीटा एलिमिनेशन बोला जाता है, तो मोर स्टेबल अल्कीन को हम मेजर प्रोडक्ट देते हैं। या कभी कभी कहीं कहीं लिखा होता है कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। जैसे देखो इस एल्कीन पे 1 2 3 सब्स्टिट्यूशन है, एक केवल हाइड्रोजन लगा है। इस एल्कीन पे इधर भी हाइड्रोजन इधर भी हाइड्रोजन, केवल 2 सब्स्टिट्यूशन है। तो जितने नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन होते हैं उतने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन भी बढ़ जाते हैं। तो वैसे भी बोला जाता है कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। तो वो भी मैंने आपको लिख दे रहा हूँ। इन बीटा एलिमिनेशन more substituted alkene is the major प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इनके पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं। तो इस तरीके से बीटा एलिमिनेशन या एलिमिनेशन रिएक्शन प्रोसीड किए जाते हैं। एक और आपका रिएक्शन बचा है केमिकल रिएक्शन में, मैंने आपको जो बोला था रिएक्शन विद मेटल। ये मैं आपका ले रहा हूँ रिएक्शंस विद मेटल्स। अब ये क्या होता है? तो मान लेते हैं कि कोई हाइड्रोजन कंपाउंड है और एक से यहाँ पे Cl या Br हो सकता है। इसका रिएक्शन कराओ मैग्नीशियम के साथ, ठीक। और ये जो कराया जाता है वो ड्राई ईथर में कराया जाता है। ईथर का फॉर्मूला होता है Et2O, सो बोला जाता है ईथर, ठीक है। ET का मतलब 2 इथाइल ग्रुप लगे हैं ऑक्सीजन के दोनों तरफ। मान लेते हैं कि अगर वाटर मॉलिक्यूल ले लो तो ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो H है उन्हें हटा के 2 ET को लगा दो। ET मतलब इथाइल ग्रुप CH3CH2। लिख देता हूँ अगर शायद आपको ना पता हो तो। इसको बोलते हैं ईथर। अब ये जो रिएक्शन होता है इससे बनता है हमारा RMgX, और इसी को बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जो हमने शुरू में आपको थोड़ा सा बताया था, इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बहुत जगह यूज होता है। बस एक चीज याद रखना है कि जो RMgX होता है वो हमें R माइनस देता है, और ये R माइनस सबसे पहले H प्लस का भूखा होता है। इसका क्या मतलब है? इट विल टेक proton fastly if proton is available in the reaction mixture। तो ये याद रखना है आपको कि R माइनस अगर आपके रिएक्शन मिक्सचर में H प्लस प्रेजेंट है, इसका मतलब कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में हम इसे नहीं करा सकते। H2O प्रेजेंट है, फिनॉल प्रेजेंट है, एसिटिक एसिड प्रेजेंट है, या एसिड बेंजोइक एसिड या कोई भी एसिड अगर प्रेजेंट है तो वो तुरंत वहाँ से H प्लस ले लेगा। आगे रिएक्शन ये न्यूक्लियोफाइल की तरीके से काम नहीं करने वाला। इफ H प्लस यानी कि प्रोटॉन
proton is unavailable in the reaction, then it will work as a nucleophile. तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि यदि रिएक्शन में प्रोटॉन प्रेजेंट है फिर तो वो H+ ले लेगा, अगर नहीं प्रेजेंट तो फिर ये न्यूक्लियोफाइल की तरीके से काम करेगा और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। जैसे एग्जांपल आपको देखना हो तो लेट सपोज ठीक है, और यहाँ पे हम कहें कि हमने यहाँ पे RMgX डाल दिया, अब ये हमें R- देगा। अब यहाँ पे बेंजोइक एसिड है जो H+ देने के लिए हम तैयार बैठा है, अगर ये नहीं होता तब तो ये आता इस पे अटैक करता इसको निकालता, पर चूंकि ये प्रेजेंट है तो ये नहीं होगा, ये जाएगा और यहाँ से H+ ले लेगा और लेने के बाद ये बनाएगा C++O(O)MgX और ये जैसे था वैसे ही रह जाएगा। तो ये चीज याद रखेंगे कि यदि रिएक्टेंट सॉल्वेंट कहीं पे भी H+ प्रेजेंट है, प्रोटॉन है, तो फिर तो पहले अगर जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो R लेगा और ये RH बनाएगा। यदि ये प्रेजेंट नहीं है उस केस में आपका ये रिएक्शन देगा। तो ये चीज आप ध्यान रखोगे। इसका अगर RMgX को पानी मिल जाए कहीं से भी, वाटर वेपर भी थोड़ा सा मिल जाए, तो ये तुरंत बनाता है फिर से RH, क्योंकि ये पानी से भी ले लेता है H, और मैग्नीशियम OH और X। ठीक, एक और है थोड़ा सा ऊर्ज रिएक्शन होता है, इसको कपलिंग रिएक्शन भी बोलते हैं। मेटल का आपके पास बस उतना ही रिएक्शन था। कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन क्या होता है? 2 मोल हमने कोई भी हैलाइड लिया, X यहाँ पे ClBr हो सकता है, और इसका हमने कराया सोडियम के साथ ड्राई ईथर हम यूज कर रहे हैं। ईथर फिर से हम बता रहे हैं भाई ET2 को मान सकते हो आप। तो ये कपलिंग रिएक्शन होता है, R जुड़ जाता है, तो ये तो कपल हुआ, इसी से बोलते हैं इसको कपलिंग रिएक्शन, और इसका नाम है ऊर्ज रिएक्शन। जो साइंटिस्ट दिए थे उनके नाम पे पड़ा है और इसको बोलते हैं ऊर्ज रिएक्शन, ऊर्ज रिएक्शन। तो ये आपको याद रखना होगा। जो नाम वाले रिएक्शंस हैं वो बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये बस एकदम डायरेक्ट आता है, ये सीधे सीधे 2RX लिखा होगा, X के जगह ClBr कुछ भी लगा के, और Na ड्राई ईथर लिखा होगा, आपको सीधे सीधे प्रोडक्ट बताना होगा कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप बता पाओगे, नहीं तो बता नहीं पाओगे। तो आपको याद होना चाहिए कि ऊर्ज रिएक्शन है एक कपलिंग रिएक्शन होता है। कैसे जाता है ये, तो पूरा मैकेनिज्म आपको डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको सीधे सीधे प्रोडक्ट पता होना चाहिए। जो स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट्स हैं SN1 रिएक्शन के, SN2 रिएक्शन के थोड़ा बहुत, और एक और है आपका मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट इन प्रेजेंस ऑफ लाइट हाइड्रोकार्बन से, तो वहाँ पे भी हमने केवल स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट डिस्कस किया है। तो वो सारा मैं एक लेक्चर में कवर करूँगा, जो पूरा स्टीरियोकेमिस्ट्री का चैप्टर होगा, पूरा लेक्चर ही वो उसी पे बेस्ड होगा। उसमें मैं आपको इनेंसोमर क्या होते हैं, डायस्टीरियोमर क्या होते हैं, मिरर इमेज कैसे देखा जाता है, स्टीरियो आइसोमर कैसे देखे जाते हैं, तो वो सब मैं आपको बताऊंगा उसके बाद। ठीक है, तो ये वाला लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं।
और आपका कुछ ऐसा मेरे को छूटा हुआ नहीं दिख रहा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, इसके आगे हम प्रोसीड करेंगे। थैंक यू।